नमस्कार साथियों, आज हम अध्याय 2 के अंदर जो परिभाषा दी गई है उसको आप किस तरह से सरल भाषा में याद कर सकें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परिभाषा नियम 7 में दी गई है, जिसमें कुल विभिन्न प्रकार की 40 परिभाषा दी गई है। उसकी कहानी निम्न प्रकार से है। मेरी 16 साल की आयु में प्रथम नियुक्ति परीक्षाधीन के रूप में हुई। मैंने उस दिन 30 किलो के लड्डू बांटे। यहाँ आयु की परिभाषा नियम 1 में दी गई है, परीक्षाधीन की 30 में दी गई है और मुझे प्रशिक्षण के रूप में कमरा नंबर 30 क में रखा गया है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी परिभाषा 30 क में दी गई है। मेरी जिस कार्यालय में नियुक्ति हुई उसमें कमरा नंबर 11 में विभागाध्यक्ष बैठता है। विभागाध्यक्ष की परिभाषा 11 में है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी और सेवा के बारे में पूछा। तब मैंने बताया कि हमारे ऑफिस में 4 चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं जिन्होंने एसी भी लगा रखी है। यहाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी 4A में दिया गया है। उस सेवा में 32 लोगों की टीम बनी हुई है। उस सेवा में की परिभाषा 32 में है। इन 32 में से वैदेशिक सेवा अर्थात विदेश में 10 लोग गए हुए हैं। यहाँ वैदेशिक सेवा की परिभाषा 10 में दी गई है। मंत्रालय कर्मचारी केवल 19 ही हैं। मंत्रालय कर्मचारी 19 में है। स्थायी नियोजन के कर्मचारी 22 हैं। स्थायी नियोजन कर्मचारी का उल्लेख 22 में किया गया है। मुझे यह सब बताने पर विभागाध्यक्ष ने आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी तरक्की करो और यह भी बताया कि हमारे ऑफिस में 2 प्रकार के अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें से सक्षम प्राधिकारी ऑब्लिक अधिकारी कुल 6 हैं। यहाँ सक्षम प्राधिकारी परिभाषा 6 में है तथा राजपत्रित अधिकारी कमरा नंबर 10A में बैठते हैं। राजपत्रित अधिकारी परिभाषा 10A में दी गई है। मुझे वहाँ पर एक दोस्त मिला जो कि पहले से ही नियुक्त था। उससे मैंने जब पूछा कि इस भर्ती में क्या क्या वेतन व भत्ता मिलेगा, तो उसने बताया कि आपको इसके लिए 9 रुपये की फ़ीस और शुल्क जमा करानी होगी। शुल्क की परिभाषा 9 में है। फीस जमा कराए जाने पर आपको शक्तिपूर्वक भत्ते के रूप में 5 रुपये वापस मिल जाएंगे। यहाँ शक्तिपूर्वक भत्ते की परिभाषा 5 में दी गई है। आप मेरी बात मानो। यहाँ मानो का अर्थ है मानदेय। मानदेय 13 में दिया गया। ऐसे 13 लोग इस कार्यालय में कर चुके हैं। इस दोस्त ने पैसे लेने के बाद मुझे कुछ नहीं बताया। मैं कमरा नंबर 11 में विभागाध्यक्ष के पास गया और वेतन के बारे में पूछने लगा। तब उन्होंने बताया कि आपका मूल वेतन 34 रुपये होगा। मूल वेतन की परिभाषा 34 में है, जिसमें से आपको वेतन के रूप में केवल 24 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ वेतन की परिभाषा 24 में दी गई है। मैं मेरी तरफ से अर्थात व्यक्तिगत 27 रुपये तो आपको दे सकता हूँ। यहाँ व्यक्तिगत वेतन की परिभाषा 27 में है। यदि आप विशेष वेतन चाहते हो तो आपको काम को देखते हुए हम 31 रुपये तक आपको दिला देंगे। यहाँ विशेष वेतन की परिभाषा 31 में दी गई है। यह वेतन आपने जितना समय दिया है उसके अनुसार होगा, जो कि 37 दिन से अधिक नहीं होगा। समय वेतनमान 37 में दिया गया है। पद का परिकल्पित वेतन भी मिलता है, जो कि 29 नंबर के कमरे में आपको आवेदन करना होगा। पद परिकल्पित वेतन की परिभाषा 29 में है। साथ ही गुजारा करने के लिए आपको निर्वाह अनुदान भी मिलेगा, जो कि 33 रुपये से अधिक नहीं होगा। निर्वाह अनुदान 33 में दिया गया है। मेरी नियुक्ति होते ही मुझे 17 नंबर की कुर्सी पर बिठाकर पदाधिकार दिया गया। पदाधिकार की परिभाषा 17 में दी गई है। वहाँ पर 3 पद थे। स्थायी पद 26 में, अस्थायी पद 35 में, सावधि पद 36 में। इन पदों पर मुझे पदग्रहण काल कब से मिलेगा? 14 दिन की सर्विस होने पर। पदभार ग्रहण काल की परिभाषा 14 में दी गई है। मेरे ऑफिस के दोस्तों ने नवीन नियुक्ति पर घूमने का प्रोग्राम 12 तारीख को हॉलीडे के दिन बनाया। हॉलीडे की परिभाषा दी गई है नियम 12 में। उस दिन 15 दोस्तों ने अवकाश पर चलने के लिए कहा। अवकाश और लीव की परिभाषा 15 में, परंतु हमारा टूर अधिक दिनों का होने के कारण हम सभी साथियों को 28 दिन का उपार्जित अवकाश अर्थात PL लेने की आवश्यकता पड़ गई। उपार्जित अवकाश 28 में। जब हम वापस आए तब अवकाश वेतन के लिए 16 नंबर के कमरे में गए। अवकाश वेतन 16 में दिया गया है। वहाँ पर हमने रूपांतरित अवकाश 7A के लिए आवेदन किया। पेंशन की परिभाषा 25 में दी गई है। पेंशन के अयोग्य संस्थापन 40 में दिए गए। निधि संचित निधि 7 में, स्थानीय निधि 18 में उल्लेख किया गया है। अन्य परिभाषाएं शिक्षार्थी की परिभाषा 2 में, संविधान की 3 में, संवर्ग की 4 में, प्रथम 10 और 20 वर्ष की 9A में, माह की 20 में, स्थानापन्न की 23 में, स्थानांतरण की 38 में, स्थायी नियुक्ति की 34A में, विश्रामकालीन विभाग की 39 में दी गई है।